तो ताल ठोक के मदरसा एक बार फिर से मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। बंटवारे की तालीम से लेकर टेरर की ट्रेनिंग तक के आरोप लगते रहे हैं मदरसों पर। फिर से दोहराते हुए हर मदरसे की बात नहीं की जा रही है। कई दफा ऐसे मदरसे रहे जिन पर उंगलियां उठी। ये शक शुबा तब और मजबूत हुआ जब मदरसों के बचाव में विक्टिम कार्ड खेले जाने लगे। और आज की हमारी बहस इन्हीं सवालों के साथ है। क्या मदरसों में गड़बड़ झाला इसलिए ताला? मदरसों में सब ठीक है तो फिर डर काहे का? मिनी एनआरसी बताएंगे, क्या सच को छिपाएंगे? और सर्वे से खफा क्यों है? मदरसे में ऐसा क्या छिपा हुआ है? क्या मदरसों में सब कुशल मंगल नहीं है क्या? कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। वीएचपी का पक्ष रखने के लिए श्रीराज नायर हमारे साथ हैं और हमारे साथ आपको ये बता देते हैं कि हमारे साथ आप राशिद साहब को भी देख पा रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और जमीरुल्लाह भी हमारे साथ हैं जिनका एक बयान बीते दिनों में आया था जिसमें उन्होंने कहा घर घर में मदरसा खुलेगा। जमीरुल्लाह जी, सबसे पहले तो आप ही का कमेंट यहां पर ले लेती हूं। ये जो केशव मौर्य का बयान है, जरा एक बार फिर से नहीं सुनवा दीजिए जरा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं? जब स्कूलों पर एक्शन लिया जा सकता है तो जो अवैध मदरसे हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता? वो सीधा ये सवाल पूछ रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त अगर प्राथमिक विद्यालय में कोई प्राइमरी की भी शिक्षा दे रहा है तो भी मतलब उसको अवैध मान करके बंद किया जाता है, तो मदरसे क्या कोई अलग से आएंगे? जमीरुल्लाह जी, इस पर आपका जवाब। पहले तो मुझे ये बताएं कि अवैध मदरसे होते क्या हैं? क्या अवैध शराब की दुकान है मदरसा? अवैध क्या है पहले ये बताएं। कुछ देते नहीं, एक पैसा मौलवी को नहीं देते, बच्चों को नहीं देते, एक पैसा स्कूल मतलब मदरसों में नहीं देते, फिर अवैध कैसे हो गए? तुमसे कुछ ले रहे हैं क्या? अरे अपने बच्चों को अपनी तालीम दे रहे हैं हम, आपसे क्या मतलब इस बात से? अवैध कैसे कह सकते हैं आप इसको? पहले तो ये अल्फाज वापस लें। क्या अवैध क्या होता है? कि शराब की दुकान है ये, या कोई आपसे लाइसेंस ले रहे हैं हम? और मैंने फिर कहा मौर्या जी भी सुन लें, घर घर मदरसा होगा, घर घर। जमीरुल्लाह जी, किस तरह की भाषा है? जमीरुल्लाह जी को घर घर पढ़ा लेंगे। जमीरुल्लाह जी, आराम से सर, आराम से। ये धमका रहे हैं आप, ये कौन सा लहजा है? समझा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? धमका नहीं रहा, समझा रहा हूँ उनको। नहीं, इसमें कोई मुस्कुराने की बात नहीं है। इसमें आपकी जो टोन है ना सर, वो सवाल खड़े कर रही है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, सवाल खड़े करे जाते हैं हमारी टोन पर। क्यों हमें क्यों छेड़ा जाता है? अवैध क्या मतलब? अवैध क्या शराब की दुकान है हमारी? एक सेकेंड, हमें क्यों छेड़ा जाता है? एक सेकेंड, छेड़े जाने से क्या मतलब है सर आपका? छेड़े जाने से क्या मतलब? मैं पहले पूछना चाहता हूँ, अवैध क्या चीज है? अवैध बताया मुझे पहले। आप जिन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस बहस में बैठकर, सर सोच समझ कर कीजिएगा। अवैध का मतलब क्या? नहीं, ये क्या है? हमें छेड़ा जाता है, इससे क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है सर? मेरा मकसद ये है, जो बच्चे तालीम ले रहे हैं उनको खामखा परेशान करने वाली बात। अरे आप कुछ दे रहे हो तुम तो अवैध है क्या? हम साहब आपसे पैसा लेकर कहीं और लगा रहे हैं, अवैध कर रहे हो तुम काम। आपसे 5 पैसे लेते नहीं, हम अपने जेब से खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक सेकेंड, पहले तो आप क्या समझते हैं? पहले तो आप ये बताइए, अवैध से आप समझते क्या है? जबीरुल्लाह जी, पहले तो आप अवैध से समझते क्या? मुझे ये बताइए, आप मुझे ही समझाइए पहले, अवैध से आपका क्या मतलब है? मैं तो खुद समझना चाह रहा हूँ आपसे, अवैध है क्या चीज? अच्छा, आप मुझसे समझ रहे हैं? मुझसे समझेंगे? फैसला सरकार का है, समझाऊंगी मैं। ठीक है, अब आप समझिए, आप सुन लीजिए ना, आप समझिए। और मैं धमकाऊंगी भी नहीं समझाने के नाम पे। अवैध बहुत व्यापक मायने हो सकते हैं। गैर मान्यता प्राप्त, जो पैसा मिल रहा है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी है, फैसिलिटीज जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, जिन मानकों पर आकलन किया गया वो प्रॉपर नहीं है। तो ये दायरा बहुत बड़ा है जबीरुल्लाह जी, बहुत बड़ा है जबीरुल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमने कोई आपसे लाइसेंस लिया नहीं इसका, हमने कोई आपका एप्लीकेशन लगाई नहीं, सरकार हमें 2 पैसे की मदद करती नहीं, तो हम अवैध पैसे कह देंगी? हमें बिजली का बिल माफ नहीं है, हमें बच्चों की वो नहीं मिलती, स्कॉलरशिप नहीं मिलती आपके यहाँ से, तो अवैध कैसे कह सकते हैं? हाँ, अगर आपसे हम कुछ लेकर कहीं और इस्तेमाल कर रहे हो तो अवैध कह सकते हैं। जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, जिनके माँ बापों के पास कुछ भी नहीं है, हम उनको अपने पास से चंदा करके पढ़ाते हैं, इसको भी तुम अवैध कह दो तो उसका क्या इलाज है हमारे पास?
नहीं, लेकिन मानकों को तो आप मानेंगे, नियमों को तो मानेंगे या नियमों को नहीं मानेंगे? मानकों को मानेंगे। इसमें हम आपसे कोई डिग्री नहीं ले रहे, हासिल नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपने बच्चों को कलाम के जरिए बच्चों को अपनी इबादत का तरीका सिखा रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इबादत का तरीका सिखा रहे हैं कि उन्हें शिक्षित भी कर रहे हैं? वो उसके लिए स्कूल है, उसके लिए स्कूल है। हाँ, तो फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा। नहीं, आप दोनों चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं सर। अब पूरा देश कंफ्यूज फिर आप दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये आपको क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? सियासत, इलेक्शन नजदीक है, सियासत हो रही है। अच्छा, आप भी सियासत के लिए ही आए हैं? सियासत हो रही है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो देश का बच्चा ये पूछ ले कि आप मेरी नौकरी कहाँ है। कहीं ऐसा ना हो कि सवाल कर लें कि पेट्रोल का रेट बढ़ क्यों गया। इसलिए मदरसों में हिलगा दो और अपना काम चलाओ। जब तक ये जनता समझेगी नहीं, जब तक ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है श्रीराज नायर, ये दो बातें कह रहे हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आपको बहुत वक्त दिया मैंने। ये कह रहे हैं जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। दूसरी इनकी दलील है, जब सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं तो फिर अवैध क्यों डिक्लेयर कर रही है? देखिए अदिति जी, मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पर एक बात कही थी। पूरी भी सरकारें जो भी कार्य करती है वो बहुत समझ के करती है, और अगर वो और ये सारी जो भी कार्य करती है वो कोर्ट में चैलेंजेबल है, और अगर कोर्ट में मेंटेनेबल ना हो तो कोर्ट में सरकार को औंधे में गिरना पड़ता है। तो कोई ना कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर कोई कार्य कर रही होगी सरकार, तो उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि सारे पैसे वाले लोग और सारे रसूख वाले लोग अपने बच्चों को अच्छी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे या विदेशों में पढ़ाएंगे, गरीब बच्चे को जाहिल बना कर रखेंगे, और फिर यह साहब कहते हैं तो नौकरी नहीं मिलती। तो नौकरी मिलेगी कैसे साहब? आज के समय में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ना पड़ता है। मदरसों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा आज के स्तर पर या आज के उद्योग जगत में नौकरी पाने वाली है क्या? फिर ये कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? तो सरकार, और दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां मदरसों में, फिर ये कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? तो सरकार, और दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां मदरसों में चल रही है जो देश विरोधी होती है। और जो हमने असम के मुख्यमंत्री की बात सुनी और भी हमने मौर्य साहब की बात सुनी, तो कई ऐसी चीजें हैं जो शंकास्पद चीजें हो रही हैं, उसको ध्यान में रख करके आप सारे मदरसों को एक ही ब्रश से पेंट करने लगेंगे श्रीराज नायर? एक ही ब्रश से पेंट करने की बात नहीं। सरकार कोई कार्रवाई कर रही है तो उसका सम्मान करना चाहिए और सरकार को समर्थन करना चाहिए, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। ये इतने डरे और बौखलाए, इनको छुपाना क्या है? ठीक है राशिद जी, ये कह रहे हैं, सुन लीजिए राशिद जी, ये कह रहे हैं, ये और ये मैंने बार बार ये लाइन सुनी है, सरकार अपना काम कर रही है, कुछ गलत आपने किया नहीं है, तो फिर डर किस बात का लग रहा है? बिल्कुल गलत कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मगर इनको ये देखना चाहिए। अभी श्रीराज नायर जी बता रहे थे, अभी आप बताए कि डिप्टी मौर्य साहब भी, डिप्टी सीएम साहब भी ये बात बताए हैं। हाँ, मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, वाकई सर्वे हुआ है तो सर्वे का रिजल्ट पब्लिक में आना चाहिए। कितने हैं जो वहां पे इस एंटी नेशनल वहां पे कितने ग्रुप चल रहे हैं, वो से वहां पे है तो आप आतंकवाद वहां पे कितने लोग पकड़े गए, क्या सामान मिला, वो भी बताना चाहिए। खाली बस सर्वे करा रहे हैं आप, बच्चों को परेशान कर रहे हैं आप, मदरसों के जितने भी उस्ताद है उनको परेशान कर रहे हैं, जो मदरसे चला रहे हैं उनको परेशान। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने, आज मैं 3 महीने से मदरसों का सर्वे कर रहा हूँ, मैं भी खुद सर्वे कर रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि इस मदरसे में है क्या। मैडम आपको ये बात बताऊं कि कई मदरसों में खाना नहीं है उनके पास, कई मदरसों में 3 टाइम में 2 टाइम खाना होता है उनके पास, सिर्फ दाल और चावल होती है उनके पास, एक सब्जी और खिचड़ी बनाते, वो लोग चटनी बनाते। कई मदरसों में 3 महीने से मैं मदरसों में, पूरे तकरीबन यूपी के मदरसों में, हमारे बेंगलुरु के मदरसों में, आगरा मदरसों में और मद्रास के मदरसों में, यहाँ तक कि मैं केरला तक गया मदरसों के ये सर्वे करते। मैं आपको ये बुक बताना चाहूंगा, ये बुक है तो केरला की है। वहां पे है तो एक मदरसा बड़ा पसंद आया मरकज का, वहां तकरीबन 100 एकड़ पे मदरसा चल रहा।
वहां पे इतना अच्छा सिस्टम है मैडम कि इंग्लिश के साथ अरबी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश के साथ तो अरबी के साथ है तो उनको IIT भी कराया जा रहा है। बड़ी खुशी हुई, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, अच्छी तालीम दे रहे हैं वहां पे। तो मैं यहाँ पे साउथ में पूरे मदरसे को फिर के एक ही चीज बता रहा हूँ कि उसको मॉडल बनाओ, केरला के जो मदरसे मरकज जो है उसको मॉडल बनाओ। वहां पे आप ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत के जो मदरसे हैं वो आपकी नजर में तुच्छ हैं, कम है, कम कर आंकते हैं आप उन्हें? बिल्कुल है मैडम, हर मदरसा अपनी जगह काम कर रहा है। ये सिर्फ मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं है। बताओ अगर कुछ मदरसों में मिला तो कार्यालय है वहां पे। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। श्रीराज नायर, मदरसों में क्या मिला है बताइए इनको। किधर है कोई ठिकाना? ठीक है सर, जवाब लीजिए प्लीज। मदरसों में क्या मिला है ये बताइए इनको। मदरसों में जो मिला वो असम के मुख्यमंत्री ने बताया, और जो मदरसे वहां ढाए गए वो अल-कायदा के ट्रेनिंग कैंप्स थे या कार्यालय थे। ये आपने माननीय मुख्यमंत्री के मुख से सुना, और क्या चाहिए आपको? और बाकी जगहों पर भी ऐसे शंकास्पद बातें हुई हैं। सर आप असम के सीएम का हवाला दे रहे हैं, बात उत्तर प्रदेश के मदरसों की हो रही है, आप असम के हवाले से उत्तर प्रदेश में एक्शन ले रहे हैं। नहीं, ये आपने बोला मदरसों की बात कर रहे हैं, तो असम में ऐसा हुआ और उत्तर प्रदेश में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर हो रहा होगा कार्य, तो करने दीजिए ना, इनको डर क्या बात की है? कोई भी अगर खुफिया एजेंसियों ने कोई खबर दी होगी सरकार को, अगर इनको लगता है गलत है, कोर्ट में जाए, कोर्ट में हाईकोर्ट में अप्रोच करे, बोले इसको स्टे लगाए। ठीक है जमीरुल्लाह ये कह रहे हैं, जमीरुल्लाह जी इनका कहना ये, अगर आपको लग रहा है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप सिर्फ बाहर शोर क्यों मचा रहे हैं? आप जाकर अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते और ये जो पूरा एक्शन है इस पर रोक क्यों नहीं लगवाते? इससे पहले भी हम अदालत में गए और भी मसलों में हम अदालत में गई। हर मसले को इतना बड़ा चढ़ा के चाहती हैं कि बस असली मुद्दे भूल जाए। हमसे एक बात कह रहे हैं, आप किनके पास मान्यता नहीं है उनको मान्यता दे दो। आपको अगर ये शक है जो आपके पास मान्यता प्राप्त है उनकी आप जांच कर लो, लेकिन जो उनकी मान्यता नहीं है उनको अवैध मत कहो। जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आप चोर भी मत कहो उसको। जिनको आप दे रहे हो उनको सर्वे करो, बढ़िया करो। हमसे का मतलब जो बच्चे हमारे पर्सनल पैसे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम लोग चंदा करके पढ़ाते हैं, उनको अवैध ना कहकर बल्कि हमारी मदद कर दो तो बहुत अच्छी बात है, हम तो आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है, आपने ये क्यों कहा कि हर बात को बड़ा चढ़ाकर? सुनिए सर ध्यान से, मुसलमानों का एक मुद्दा, आप ये बताइए मुझे, आपने ये क्यों कहा कि हर बात को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? जी हेलो, आपने ये क्यों कहा कि हर बात को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है सर? नहीं ये अब अदालत, अच्छा अदालत, आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अदालत चले आए हम ये कहने पर, कोर्ट में चले आए तो एक मुद्दा इनको और मिल जाए, पहले बाबरी मस्जिद, फिर मथुरा, फिर ये इसी चक्कर में हम फंसे रहे और हमारे पूरा हिंदुस्तान इन चक्करों में फंसा रहे। ये किस तरह की रीजनिंग है? मुद्दे नहीं है। नहीं एक सेकेंड जमीरुल्लाह जी, एक सेकेंड रुक, सुनिए मेरी बात सुनिए, रुकिए जरा। ये क्या दलील आप दे रहे हैं कि ऐसे ही अदालत में चले जाएं? कहां आप चले गए, किन मुद्दों पर सर? भाई अगर मेरे अधिकारों का हनन होगा, सर सुन लीजिए ना, आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं इंटरप्ट कर रही हूँ ना आपको, सवाल सुनिए मेरा। मेरे अधिकारों का हनन होगा तो मैं कहां जाऊंगी उन्हें बहाल कराने के लिए? कहां से बहाल होंगे वो? हमें ऐसे जो हमारे अधिकारों का हनन होगा, जब हमें महसूस होगा कि अब हो रहा है तो हम बात कर लेंगे। पहले अच्छा, अभी अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है आपके? अभी नहीं हो रहा है? अभी तो ये मुद्दा बनाया, तो फिर वो अल्लाह क्यों मचा रहे हैं आप? फिर वो अल्लाह क्यों मचा रहे हैं आप? अभी कुर्बानी होगी इसकी। क्या कुर्बानी होगी सर? कैसी बातें आप कर रहे हैं? किस तरह की कुर्बानी की बात कर रहे हैं सर आप टीवी पर बैठकर? क्या कुर्बानी? मैं टीवी में बना रहा हूं, ये मुद्दा बनाया जा रहा है, आप समझिए। नहीं क्या कुर्बानी? कुर्बानी का मतलब क्या है आपका? जमीरुल्लाह जी, कुर्बानी का मतलब क्या है? मुझे आप ना स्पष्ट तौर पर बात कीजिए, कुछ भी मत बोलिए और मर्यादित और संयमित तरीके से बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, ये मुद्दा बनाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है।
इसके अलावा कुछ नहीं है। कुर्बानी से आपका क्या मतलब था? सवाल सुनिए मेरा, उसका जवाब दीजिए। सुन लीजिए, कुर्बानी से आपका मतलब क्या था? सीधा जवाब दीजिए मुझे। हमारे कुछ हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए काम किए जा रही, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुर्बानी से आपका मतलब क्या था? मुद्दा उठाओ, बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ। ट्रैक मत चेंज कीजिए। कुर्बानी से आपका मतलब क्या था जमीरुल्लाह जी? इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, आवाज साफ नहीं आ रही। आपको अभी आप ही ने कहा था ना सर, मैं थोड़ी कुछ कह रही हूं। आपने बोला ना आपको कोर्ट जाना है, आपको भड़काऊ बातें करनी है, आपको ये भी कहना पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर लिया, तो सर बस विक्टिम कार्ड खेलना है। अब मुझे देखिए, मुझे आप कह रही हैं भड़काऊ भाषा, मैंने कहा मैंने, अरे आप मुझे ये बताइए ना, आपको ना कोर्ट जाना है। सुन लीजिए मेरी बात सर, सीधा सवाल सुनिए। आप जब तक एक्शन की बात नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें समाधान की बात नहीं करेंगे, रेमेडी की बात नहीं करेंगे, तो सर कैसे होगा? हमारी बात सुन लीजिए, सब आप आपके लीजिएगा, आपके भाई सुन लीजिए। आपको बहुत देर से मैं सुन रही हूँ सर, सीधा मुद्दे पर रहिए और जवाब दीजिए मुझे। जिनके पास मान्यता नहीं है उनको मान्यता दे रहे हैं, उनकी दीवारें को तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए, कुछ लोग करने के लिए किया जा रहा है। इससे आम जनता का क्या फायदा होगा? मेरी आपकी बहस करने से क्या फायदा होगा? मुल्क का क्या फायदा होगा? अच्छा, आप अब ये भी तय करेंगे अब आप ये भी तय करेंगे कि मैं बहस किस मुद्दे पर करूं? ना सुनिए मेरी बात ध्यान से जमीरुल्लाह जी, बात सुनिए ध्यान से। मैं आपको ये नहीं तय कर रही हूँ आप क्या बोलेंगे, ठीक है? इस मुद्दे पर बहस तय की, आपसे पूछा गया इस बहस में आने के लिए, आप आए हैं अपनी बात रखने के लिए। मुझे किस मुद्दे पर बहस करनी है, किस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है, और इस बहस का आधार सरकार के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? और एक तरफ आप चिल्ला रहे हैं कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप मुझसे कह रहे हैं आप इस पर बहस क्यों कर रही हैं? पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपका दर्द बड़ा है या नहीं, उसमें दम है या नहीं। एक तो आपकी आवाज उठा रही हूं, ऊपर से आप मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया है। और शुरू में आप धमका रहे थे मुझे। यास्मीन फारूकी मैम, ये क्या है? कोर्ट जाना नहीं है, अदालत का दरवाजा खटखटाना नहीं है, सिर्फ बातें करनी है क्या? भाई मेरे राइट्स का वायलेशन है, मैं बहाल कराने जाऊंगी। किस किस बात पे कोर्ट जाएं? हिजाब पे कोर्ट जाएं, तलाक पे कोर्ट जाएं, मतलब कोर्ट के पास और तो कोई काम ही नहीं है सिवाय इन बेवकूफ़ियाना और बेकार बातों के ऊपर कोर्ट जाते रहे। एजुकेशन का मामला आता है कोर्ट जाओ, हिजाब का मामला, मदरसों का मामला, बहुत सा ये अब सिरदर्द करने वाली बातें हो गई हैं एक्चुअली। तो आप कह रही हैं कि अधिकार, आपके हिसाब से अधिकारों का हनन होता रहे? मैम आप जो आरोप लगाती हैं कि भाई अधिकारों का हनन हो रहा है, आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, जी जी जी। मैं क्या कह रही हूँ, आप ये कह रही हैं कि किन किन मामलों को लेकर कोर्ट जाए? भाई इस देश में अदालतों का काम है सिटीजन्स के राइट्स को अपहोल्ड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना। ये इस देश की अदालतों का काम है, और इसीलिए इस देश की डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत बनाया जाता है कि जैसे ही कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करता है, उसकी लिमिटेशंस ड्रॉ की गई हैं, वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकता, उस पर चेक रखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए इस देश में माना जाता है। तो अधिकारों का हनन होगा यास्मीन मैम, तो आप जाएंगे तो अदालत ही ना, या जमीरुल्लाह साहब की तरह आप धमकाएंगे, ऐसी भाषा असंयमित तरीके से बहस करेंगे, पाठ पढ़ाने लगेंगे? ऐसा नहीं होगा ना मैम, बहस को तो कहीं खत्म करना होगा ना, समाधान कहीं निकालना होगा। बिल्कुल अदिति जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको बराबरी का हक दिया है। हम कहीं तो बाइस्ड हो जाते हैं, कहीं नहीं, वहाँ दिल वहाँ दुखता है अदिति जी, जहाँ पे ये मामला आता है कि मैं आपको ढेरों प्राइवेट स्कूल्स बता दूं जो एक एक रूम में चल रहे हैं, जिन पे कोई लागू नहीं होते रूल्स एंड रेगुलेशन, जिनको कोई सुनवाई नहीं होती। आप करो, मैं बिल्कुल मना नहीं करती, बिल्कुल आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है, लेकिन उसको सबको बराबर रखो। आप ये मत करो कि अब हम तो मदरसों पे ही जाएंगे, हम और किसी स्कूल की तरफ टच भी नहीं करेंगे। अगर आप दोनों तरफ का साथ चलोगे किसी को कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि ऐसे ढेर प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं जो नॉर्म्स पे पूरे नहीं उतरते हैं,
जिनके टीचर्स ही पढ़े, आपको सिग्नेचर करने वाले 10 आ जाएंगे और वहां पे आपको 3 भी नहीं मिलेंगे। ये फैक्ट बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाली आदमी हूं अदिति। मैं किसी पे ना इल्जाम लगाना चाहती हूँ, ना मैं गलत बयानी करना चाहती हूँ। यहाँ मसला ये है कि आप एक तरफा कार्रवाई मत करो। ठीक है श्रीराज, जो भी कार्रवाई हो कार्रवाई क्यों हो रही है? देखिए अदिति जी, ये प्रॉब्लम क्या है, अपनी सहूलियत अनुसार संविधान को मानेंगे, अपनी सहूलियत अनुसार कोर्ट के निर्णय को मानेंगे तो ये सारी तकलीफें होंगी। यहाँ पे कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही। अगर सरकार को लग रहा है कि मैंने क्या बोला, कोई भी कार्रवाई सरकार किसी न किसी रिपोर्ट के आधार पर करती है। अगर सरकार को लगेगा कि कल कोई हिंदू संचालित संस्थाओं के ऊपर अगर उनके ऊपर ध्यान रखना है या उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करनी है तो करेगी। ऐसा इनको लगता क्यों है? दूसरी बात, मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर लगता है मदरसों में सही प्रकार की, और मदरसा को अगर रिफॉर्म करना है, मदरसा में आज के मॉडर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है, कुछ रिफॉर्म्स भी उठा रही है, तो इनको स्वागत करना चाहिए। ये हर चीज को नेगेटिव को नकारात्मक तरीके से ले रहे हैं। ना एक तरफा एक्शन होता है ना, ये कह रहे कितने ऐसे स्कूल हैं जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, उन पर आप एक्शन नहीं लेते। कभी आप हिजाब को लेकर बात करने लगते हैं, कभी आप मदरसों को लेकर बात करने लगते हैं, कभी आप नमाज को लेकर बात करने लगते हैं, कभी आप अजान को लेकर बात करने लगते हैं, कभी आप इनके खाने को लेकर बात करने लगते हैं, कभी इनके कपड़े को लेकर बात करने लगते हैं। इसलिए कह रही हैं ये। बिल्कुल नहीं, देखो उनको लग रहा है। चलिए एसके दत्ता से मैं सवाल का जवाब देती हूँ। एसके दत्ता, एसके दत्ता, आप मेरा सवाल सुन पाए जो भी मैंने श्रीराज नायर से पूछा था? जी, आप दोबारा सवाल एसके दत्ता, सवाल ये है, यहाँ पर जो पैनलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दखलंदाजी करते हैं आप। एक रिलीजन को टारगेट किया जाता है इस देश में, कभी हिजाब पर, कभी नमाज पर, कभी अजान पर, कभी इनके खाने पर, कभी इनके पहनने पर, कभी इनके मदरसे पर। देखिए, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। अब पहली बात यह है कि आजान को लेके ही आता हूं मैं। आजान में आप अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे, रोडवेज पे, ग्राउंड पे, चौराहे पे आप अगर आजान करोगे, जिससे आपके वेहिकुलर मूवमेंट्स प्रभावित होता है, ट्रैफिक जैम होता है, बाकी लोगों को दिक्कत होती है, तो ऐसे जगहों पे आजान तो किया नहीं जा सकता है। ऐसे जगहों पे ना ही आप भजन कीर्तन कर सकते हो, ना ही आप आजान कर सकते जो हो। ब्रॉड पॉइंट है, मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहती हूँ। ये परसेप्शन इनके जहन में क्यों बनता जा रहा है? कोई तो एड्रेस करेगा ना इन्हें। ये परसेप्शन क्यों बनता जा रहा है कि इन्हें टारगेट किया जा रहा है? मेरा सवाल ये है। 40 सेकंड है आपके पास, आपका जवाब। कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, ना ही किसी तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जानबूझ के परसेप्शन बनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अवैध है, जो इलीगल है, इलीगल है। इलीगल अगर मंदिर हो, इलीगल अगर मस्जिद हो, इलीगल अगर मदरसा हो, या फिर इलीगल अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो सरकार के दायरे में अगर आता है, सरकार के नजर में आता है, तो फिर उसकी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसकी कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर लाइसेंस नहीं लोगे, आप सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं आओगे, अचानक किसी जगह पे आप खड़ा कर दोगे कोई संस्था और फिर उसके बाद कहोगे कि नहीं, हमारे तो नैतिक अधिकारों का हनन हो रहा है, माइनॉरिटी राइट्स का हनन हो रहा है। सारा कंस्ट्रक्शन ही अगर इलीगल है और उसके बाद अगर कदम उठाया जाता है, फिर उसको लेके हाहाकार अगर मचाते हो, तो जानबूझ के आप एक तरह से एक रिटॉरिक फैलाने की कोशिश करते हो पूरे देश में। जवाब ये तौसीफ अहमद खान ये कह रहे हैं अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो मजहबी डिस्काउंट थोड़ी दे दिया जाएगा। देखिए अदिति जी, केशव प्रसाद मौर्य जी भले ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उनको लाइमलाइट बहुत कम मिलता है। सादा लाइमलाइट योगी जी ले जाते हैं, तो उन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह का कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि दो तरह के स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, एक जो सरकार स्थापित करती है और एक जो प्राइवेटली जिसको बनाया जाता है और जिसे सरकार बाद में रिकॉग्निशन देती है। पहली बात ये कि ये मौर्य जी, उनका उम्र 53 साल है, वो कहते हैं कि वो बीए उन्होंने किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, शिक्षित है और उन्होंने लिटरेचर भी पढ़ा है हिंदू साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शब्दों का जो प्रयोग किया है वो इलीगल, वो अवैध, ये तो गलत है। उन्हें जैसा भी आपने कहा कि अनधिकृत या गैर मान्यता प्राप्त, ये वर्ड कहना चाहिए। अभी मैंने सुना सीके दत्ता साहब भी जो इलीगल वर्ड यूज कर रहे थे,
देखिए होता यह है उनका कि नाम कोई भी SK प्राइवेट दत्ता है। बॉडी, जी हाँ, दत्ता साहब को मैं जानता हूँ, काफी जमाने से हम लोग आते हैं। तो उनका नाम CK दत्ता नहीं, उनका नाम SK दत्ता है। जी हाँ, SK दत्ता। तो वो जो मुद्दा यह है कि प्रोसेस ये होता है कि किसी प्राइवेट बॉडी ने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सेटअप किया, उसके बाद वो अप्लाई करती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है, मान्यता प्राप्त हो जाती है वो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मान्यता प्राप्त होने से पहले वो इलीगल है या अवैध है जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एजुकेशन सिस्टम ही है और इसके लिए सरकार खुद ही जिम्मेदार है। सरकार के पास इतना स्कूल ही नहीं है कि सरकार इतने सारे स्कूल बनाए, प्राइवेट बॉडीज पे वो डिपेंड करते हैं। जवाब लीजिए SK दत्ता से। मैं तौसीफ भाई, मैं आपकी बात सुन रहा था। आप सबसे पहली बात यहाँ पे है कि जब आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्थापित करना चाहते हो, एक प्रेस्क्राइब्ड नॉमेनक्लेचर होता है, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है सरकार का। उस फॉर्म के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ता है, लाइसेंस के लिए आपको जमा करना पड़ता है सारे दलीलें विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। उसके बाद ही फिर उसकी स्क्रूटिनी होती है। फिर सरकार को लगता है कि आपने अगर सारे दलीलें आपने पूरा किया है तो फिर आपको मान्यता दी जाती है, लाइसेंस दी जाती है। ये नहीं होता है कि पहले आप खड़ा कर दो चीजों को और उसके बाद फिर आप कहो कि नहीं हमें मान्यता चाहिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी, इस पूरे विवाद को आप कहना चाहिए आगे बढ़ाने में उनकी आवाज सबसे ज्यादा मुखर रही है। वो इसमें छोटा NRC देखते हैं और साथ ही बार बार ये आरोप लगाते हैं कि ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। सुनिए। वो सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका RSS के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है। मदरसे मुसलमानों का खिला है। मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं, इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि छोटा NRC है। ये आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो तो सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। यही करना चाह रहे मकसद, आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। कहाँ इंटरनेशनल है? बताओ कहाँ इंटरनेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। तो ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, बेशर्मी की हद हो गई है। यहाँ पर जल्दी से श्रीराज नायर। आपकी दुकान चलती है इस प्रकार की भाषा बोलने से, और हमने सबने देखा कि राजनीतिक तौर पर उनकी हाल क्या यूपी में हुई, बंगाल में हुई, सब जगह हुई। तो आज उनको कोई सीरियस लेता नहीं है। आज बोलते हैं मदरसे से निकले हुए। आप बताइए 10 लोगों के नाम जो मदरसे से निकले और देश की आजादी। हाँ, पाकिस्तान बनाने में हो सकता है उनका हाथ हो, और भारत की आजादी में तो हमने इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ा कि इतने सारे ये मुजाहिद ये जो कह रहे हैं ये मदरसों से पढ़कर आए और देश के लिए, भारत की आजादी के लिए लड़े। तो ये इस प्रकार का झूठ फैला रहे हैं। ये बिल्कुल हम तो पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने अगर कोई कार्रवाई की है, मदरसा के अंदर रिफॉर्म्स लाना आवश्यक है, नहीं तो देश में हम लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। और ये इस प्रकार के आजादी, ये स्टोन एज की पढ़ाई और दो पढ़ाई से लाइबिलिटी क्यों है मदरसा आपके लिए? ये बताइए ना आप, लाइबिलिटी क्यों है?
इसलिए है कि सुनिए मैं बता रहा हूँ, लाइबिलिटी इसलिए है, ये आज के मॉडर्न युग में जो पढ़ाई जाने वाली जो कोर्सेस है वो वहां पढ़ाई नहीं जाती। स्टोन एज की रिलीजियस बातें, अरबी बातें, जिसका आज के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में कोई काम नहीं है, जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स ये पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ाते नहीं है और ये फिर अनएम्प्लॉयबल हो जाते हैं और देश के ऊपर लाइबिलिटी बन जाते हैं। इसलिए सरकार चाहती है इनको कंप्यूटर सिखाया जाए। तो फिर तो सरकार को खुद ही एक्शन ले लेना चाहिए इन पर। जो आप बातें कह रहे हैं, जो आप दावे कह रहे हैं, तो फिर तो सरकार को खुद ब खुद एक्शन ले लेना चाहिए ना, क्लोज कर देने चाहिए थे सारे मदरसे। आप तो किसी मदरसे को डिस्काउंट दे नहीं रहे हैं। ये होने दीजिए, ये पूरा रिसर्च होने दीजिए, क्या हो रहा है ये सर्वे होने दीजिए, उसके बाद सरकार दूसरा कदम उठाएगी। इनको ये सर्वे होने नहीं देना चाहते हैं। तकलीफ तो ये है, सर्वे एक बार हो जाए उसके बाद आप भी तो स्वीपिंग जनरलाइजेशन में जा रहे हैं ना, आप भी बहुत स्वीपिंग जनरलाइजेशन में जा रहे हैं। अगर इनको लगता है ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर दकियानुसार शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही। यास्मीन फारूकी ये कह रहे हैं कि मॉडर्नाइज नहीं है मदरसा, आज के चैलेंजेस के मुताबिक प्रिपेयर्ड नहीं है, जो आज की चुनौतियां हैं उसके मुताबिक बच्चे को तैयार नहीं करते हैं, कट्टरपंथी शिक्षा के आरोप कुछ मदरसों पर लगते रहे हैं। इस पर आपका जवाब? मैं आपसे एक बात का सवाल किया था, वो अभी तक ये लोग कोई भी जवाब नहीं दे पाए। मैंने मान लिया कि सब मदरसे गलत हैं, मदरसों को आप टारगेट कर रहे हो। मेरा एक सवाल जो बार बार आता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं, जिनके यहाँ 10 टीचर्स के बजाय 3 टीचर्स आ रही हैं, मैं आप कहें तो मंगवा के लिस्ट दे दूं, अभी तो नहीं दे पाऊंगी, अभी जवाब मत ले लीजिएगा, आप फरमाएंगे तो ले लूंगी, लेकिन उस सवाल का जवाब तो अभी तक नहीं आया। तो इससे क्या साबित हुआ कि आप किसी पर्टिकुलर लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये आया था कि कितने लोग मदरसे के पढ़े हुए हैं, तो वो जवाब ले लीजिए। आपके राजा राम मोहन राय कहाँ के पढ़े हुए थे? मदरसे के ही पढ़े हुए थे। जाकिर हुसैन साहब कहाँ के पढ़े हुए थे? आपके जो अभी राष्ट्रपति थे वो कहाँ के? और भी आप कहेंगे तो 50,000 की लिस्ट। और अभी भी मैंने अभी कुछ दिन पहले, इतनी अच्छी याददाश्त नहीं है कि जबानी याद रखूं, कलकत्ता के कुछ मदरसों की लिस्ट पड़ी थी अखबार में जिन्होंने के टॉप किया है। आप बात वो कीजिए, देखिए या तो सही बात तो ये है कि कह दीजिए कि हम तो मनमानी करेंगे, हमारा दिल चाहेगा जो करेंगे। आप सवाल उठाने के वो बिल्कुल बेकार है, आप ना उठाएं, हम चुप हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक चुप ही होते। आप अजान की बात कर रहे हैं, मैं आपको अजान का जवाब दूं? कहां अजान कर दे रहा है कोई? आप एक जगह तो आप ये कहते हो बैठ के कि मस्जिद जरूरी नहीं है आपके यहाँ, आप नमाज कहीं पे भी पढ़ सकते हो। एक जगह जब आपका सवाल आता है तो आपका जवाब ये आता है, और जब हम ये कहते हैं कि चलिए ठीक है हम मस्जिदों में पढ़ लेंगे, तो आपके जवाब उल्टे आने लगते हैं। आपको कुछ अंदाजा है कि आप क्या बोलते हो? आप अगर मुकाबला करने पे अगर आते हो तो हर पीपल के पेड़ की पूजा होती है, हमें कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो हम भी उसकी अदब करते हैं क्योंकि उसका बहुत सारे प्रॉफिट हैं। हर पीपल, जहां पीपल का पेड़ उग जाता है आप करते हो, जहां कोई चीज होती है आप पूजा करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ यही होता आया है और होता रहेगा। क्या होता है मैम? हर वक्त निकलेगा चीजें ठीक, यही कि हर जगह पूजा भी होती आई है और नमाज भी होती आई है। नहीं मैम, मेरा कोई गलत मतलब अदिति कभी नहीं होता। ध्यान से सुनिए एक सेकेंड। आपने कहा आपके राजा जी राम मोहन राय, आपके राष्ट्रपति, मैं वो आपके भी राष्ट्रपति थे, वो कोई एक अदिति त्यागी या इसके दत्ता या श्री राज नायर के नहीं, वो यास्मीन फारूकी, आप मेरी बात वो मत जमीरुल्लाह, वो बिल्कुल मेरे भी थे, सबके थे। ये आप और तुम का ये जो कल्चर स्टार्ट हुआ है, ये अलगाव क्रिएट करता है। मैं मेरी गलती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं मानती हूँ अदिति, मैं बहस नहीं करती, गलत बात को मैं फौरन मानती हूँ कि हाँ मेरे मुंह से गलत निकला, हमारे, और मैं तो इनको कहती हूँ ये भी हमारे हैं, क्यों हमसे अलग जाना चाहते हैं? आप बात अलगाव की करते ही क्यों हो? वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है कहीं खड़े होकर नमाज? ठीक है, इसके दत्ता आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मस्जिदों में जाती है, सड़कों पे नहीं दी जाती। ठीक, इसके दत्ता जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए। मैं सुन रहा था मैम की बात को, मैं इनके बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो लोग नॉर्म्स फुलफिल नहीं करते हैं या फिर कागजात
कागज में जो जिनके सारी चीजें की मान्यता नहीं है उन पे भी कदम उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल जितने सारी इलीगल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या फिर प्राइवेट संस्थाओं हो, जिन लोगों ने कानून का जो लेखा जोखा है उसको पारित नहीं किया है या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से स्थापित नहीं किया है अपना संस्था, उनको कोई इजाजत नहीं है फंक्शन होने की और फंक्शन करने की, और उनके ऊपर कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि मदरसा जो रजिस्टर्ड है या फिर मदरसा जो सरकारी परमिशन के हिसाब से है उनको लेके कोई विवाद नहीं है। विवाद यहाँ पे है जितने सारे इलीगल मदरसाएं हैं जो कहीं ना कहीं पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से स्थापित नहीं हुआ है, उनको लेके सवाल है। और वो लोग अक्सर ज्यादातर सरकारी जमीनों पे कब्जा करके ऐसे इलीगल संस्थाएं खड़ा होता है, तो ऐसे संस्थाओं के ऊपर तो कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये चलिए काउंटर लीजिए, आप जमीरुल्लाह से काउंटर लीजिए, जमीरुल्लाह से काउंटर लीजिए सर, आप लोग काउंटर लीजिए, अब आप काउंटर लीजिए डॉक्टर एस के दत्ता, प्लीज जवाब लीजिए सर। जमीरुल्लाह जी जवाब दीजिए आपने। जी दत्ता साहब, जो आपने अभी कहा कि जमीनों पे कब्जे होकर मदरसे बनाए जाते हैं, उनके विरोध में हम भी नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करते रहे, हमें सब मतलब नहीं। जिन लोगों को आपने परमिशन दे दी है और जिन लोगों से आपकी सरकारी एड लेते हैं लोग, उनकी जांच कराएं, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिनको हम लोग अपने एफर्ट से चलाते हैं, आप ये बंद, उनको अवैध मत कहिएगा। आप ये करिएगा कि आप हमें टाइम दें कि आप इतने दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हम करा लेंगे। मदरसे के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती। भागवत साहब भी देख आई, भागवत साहब ने बहुत कोशिश कर ली, देख लिया और वहां पर वो क्लीन चिट देकर आई। आप भी देख लीजिए मदरसे के अंदर आकर कि वहां पर क्या सिखाया जाता है। ये जो दूरियां बढ़ रही हैं, या तो इनको खत्म अगर आप करना चाहते हैं तो आप वेलकम हम करते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि टाइम दी जाए, सवाल यहाँ पे ये है कि जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और कानून को बाईपास करके संस्थाएं खड़ा किया है, उनको क्या रहने दिया जाए? मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे और कानून के हिसाब से उनको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही वो रह सकते हैं। ऐसे संस्थाएं जिन लोगों ने शुरुआत में ही कानून का वायलेशन किया है और इलीगली खड़ा हुआ है, तो ऐसे संस्थाओं को किस बेसिस पे परमिशन दी जाए? किया है और इलीगली खड़ा हुआ है, तो ऐसे संस्थाओं को किस बेसिस पे परमिशन दी जाए कि आप सारी चीजों को लीगलाइज कर लीजिए? पहले आप इलीगल काम करोगे और उसके बाद उसको उंगली जमा पहनाने के लिए लीगलाइजेशन किया जाए उस चीज की। इस तरह से तो सरेआम कानून का उल्लंघन होगा। इट्स अ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट एंड वायलेशन ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर द इंडियन पेनल कोड। और इसलिए ऐसे संस्थाओं को जो कानून के हिसाब से खड़ा ही नहीं हुआ है, उनको कोई वो स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जा सकती है कि उनको और टाइम। जवाब ले लीजिए जमीरुल्लाह जी, जवाब ले लीजिए, जल्दी से जवाब ले लीजिए जमीरुल्लाह। हाँ दत्ता साहब, अगर आप जांच कराना चाहते हैं तो उन लोगों की भी कराइए जो करोड़ों रुपए लेके चले गए, आपका सरकार को चूना लगा गई। कराइए आप उनकी जांच। नहीं, लेकिन जांच सुनिए जरा जमीरुल्लाह जी, जांच उनकी कराइए, इनकी कराइए। जांच जहां हो रही है, सवाल वहां जहां जांच हो रही है उसको लेकर उठ रहे हैं। भाई जांच में अगर कुछ आपको डर किस बात का है, मैं तब से ये नहीं समझ पाई हूँ। बीते कई महीनों से ये डिबेट छिड़ी हुई है, लेकिन जांच से डर किस बात का, मैं ये नहीं समझ पाई आज तक। खाली लफाजी हो रही है, कोई डर नहीं है किसी को, खाली लफाजी हो रही है। तो आप लफाजी कर रहे हैं, तो आप लफाजी कर रहे हैं कुल मिलाकर। ये आपका कहने का मतलब ये आप जो बातें कर रहे हैं वो लफाजी है? जमीरुल्लाह जी, आप ये कह रहे हैं आप जो बातें कर रहे हैं वो लफाजी है? मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? आप अपने ही शब्दों में फंस जाते हैं सर, आप अपने शब्दों में फंस रहे हैं, एक के बाद एक। सुनिए ध्यान से, आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई डर की बात नहीं है और यहाँ पर आप लफाजी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? ये सब लोग ध्यान भटका रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे।
अरे आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कह रही हूँ, जब डर नहीं है तो फिर आप लफाजी कर रहे हैं। आप ही ने कहा ये कोशिश नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, हमें भी और आपको भी, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं? कैसे गुमराह कर रहे हैं बताइए? गुमराह तो आप बताइए ना मुझे, कैसे गुमराह करे, समझाइए मुझे समझाइए। बातों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, कैसे गुमराह कर रहे हैं मुझे बताइए, समझाइए, गुमराह कैसे कर रहे हैं? जब तक इनको बैठाले हुए, जिस दिन जनता समझ जाएगी कि हमें रोजी चाहिए। आप सवाल का जवाब दीजिए जमीरुल्लाह जी। सुनिए, आप नेशनल टीवी पर बैठे हैं सर, नेशनल टीवी पर बैठे हैं। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, जो भी जिन शब्दों का आप चयन कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। आप बताइए कैसे गुमराह कर रहे हैं? आप यहाँ पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, आप ये स्पष्ट कीजिए कैसे गुमराह किया जा रहा है, जल्दी से बताइए मुझे। इनके पास क्या? इनके पास कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम, भैंस बकरी, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे तो इसमें गुमराह कैसे किया जा रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे जी। इसमें कैसे गुमराह किया जा रहा है? अरे गुमराह, ये हम लोग गुमराह हो रहे हैं, लोग गुमराह हो रहे हैं, आप भी गुमराह हो रही है, मैं भी गुमराह हो रहा हूँ। मैं तो गुमराह नहीं हो रही हूँ, आप गुमराह हो रहे होंगे सर। आप सुनिए, मेरे स्पोक्स पर्सन आप मत बनिए। सुनिए सर, ध्यान से सुनिए, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से। जमीरुल्लाह जी मेरी बात सुन लीजिए सर प्लीज। मैं कोई गुमराह नहीं हो रही, मैं सवाल पूछ रही हूँ। आप सर अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो ऐसे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। मैं तो गुमराह नहीं हो रही, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे भी और उनसे भी। आप गुमराह हो रहे हो तो आपकी दिक्कत अलग है, तो फिर आप लफाजी, आप कह रहे हैं आप लफाजी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप गुमराह हो रहे हैं, तो सर आप किसकी बात कर रहे हैं? फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? ये सब लोग देश को गुमराह कर रहे हैं और काम करते हैं ना। सही मुद्दों में बहस करेंगे, महंगाई बहस कर ले। क्या बोल रहे हैं ये? क्या बोल? बेरोजगारी, तो बेरोजगारी पर बहस होगी। आइए आप बेरोजगारी पर बहस करनी, चलिए आइए बहस कीजिए बेरोजगारी पर ये तो आप ही ने कहा था ना, घर घर में मदरसा होगा। ये किसने कहा था? ये बीजेपी ने कहा था, आपने कहा था? आपको किसने रोका है बेरोजगारी पे बात करने से? आपको किसने रोका शिक्षा पर बात करने से? मदरसा पॉलिटिक्स आपको करनी थी सर। अभी इलेक्शन की बात कर रहे थे ना, वोट दिखता है, वोट दिखता है ना नेताओं को। किसने कहा था कि घर घर में मदरसा होगा? ये किसने कहा था, ये बताइए सर मुझे। सॉरी, घर घर में मदरसा होगा, ये किसने कहा था? हाँ, इनका ऑडियो फिक्स कराइए। और सर थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बात कीजिए। जो बातें करते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद कहते हैं गुमराह हो रहा हूं मैं, फिर आप कहते हैं लफाजी हो रही है इसमें। श्रीराज नायर, यहां पर बार बार एक ही बात सामने आई है और हर डिबेट में यही बात सामने आई है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर अगर समान शिक्षा नहीं होगी और एक बुरा वर्ग और एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, 20 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या है, उसमें से अगर ये लोग इस प्रकार से ये मदरसा छाप शिक्षा अगर प्रदान करेंगे तो देश के अंदर एक बहुत बड़ा संकट आएगा। देश के अंदर नहीं सर, व्हाट डू यू मीन बाय मदरसा छाप? नहीं सर, एक सेकेंड, श्रीराज नायर, व्हाट डू यू मीन बाय मदरसा छाप? सबको बैन कर दीजिए। नहीं एक सेकेंड सर प्लीज। अरे सबको बैन कर दीजिए, सबको बैन कर दीजिए, मैं कह रही हूँ सबको बैन कर दीजिए। नहीं, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। क्या संयमित तरीके से, मर्यादित तरीके से अपनी बात रखना, तार्किक तौर पर अपनी बात रखना क्या इतना मुश्किल है क्या इस देश में? ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये जो दर्शकों को स्पष्ट करते हुए, पैनलिस्ट की राय उनकी निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। रुक जाइए श्रीराज नायर जी, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। बात पूरी कीजिए श्रीराज नायर। ये जो 72 हुरों की थियरी, दूध की नदियां, शहद की नदियां, ये अलग अलग इनकी जो अर्थ चपटा है, अनसाइंटिफिक इलॉजिकल बातें जो सिखा करके देश के अंदर लाइबिलिटी पैदा हो रही है। ये इसीलिए आज मदरसों के अंदर
पूर्ण रूप से रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। सरकार एक अच्छा काम कर रही है, इन सबको मिलकर के सरकार का सहयोग करना चाहिए। आज की मॉडर्न शिक्षा इनको प्रदान हो ताकि देश के अंदर एक देश ताकतवर बने। देश ताकतवर बने। दरअसल जब आप मदरसा छाप जैसे शब्दों का, हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तभी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें तो भूल जाते हैं जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया, लेकिन आपके शब्दों को लोग पकड़ लेते हैं और फिर हर बात पर सवाल उठते हैं। आप उन्हें क्यों भूल जाते जिन्होंने अच्छा काम किया? स्वीपिंग जनरलाइजेशन में, इस डिबेट की शुरुआत से मैंने कहा स्वीपिंग जनरलाइजेशन में मत जाइए, लेकिन फिर भी इस डिबेट में यही हो रहा है। क्यों हो रहा है श्रीराज नायर जी, क्यों? जवाब लीजिए आप। यास्मीन फारूकी ये कह रहे हैं कि मदरसों में मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये कई लोग पहले भी कह चुके हैं, लेकिन रिफॉर्म्स की बात जब की जाती है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो मदरसा के क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं वहां तो इलॉजिकल बातें पढ़ाई जाती हैं, वहां तो साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़ाए नहीं जाते, वहां तो साइंस से जुड़ी जानकारी दी ही नहीं जाती। तो ये भी तो शिक्षा का एक पहलू है जिसे शायद मदरसास को एड्रेस करने की जरूरत है। अदिति जी, सवाल वो नहीं है, सवाल आपका बिल्कुल सही है। अगर किसी के दिल में ईमानदाराना तौर पे ये इरादा है कि वो इस्लाह करना चाहता है तो किसी को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वहीं मेरा सवाल आता है कि अगर ये लोग दोनों तरफ चलते कि ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये खराब। और मैं देखिए एक बात सुनिए अदिति जी, प्राइवेट स्कूल्स खाली हिंदू नहीं चला रहे हैं जो हिंदू मुसलमान करने बैठ जाओ, यहाँ पे दोनों लोग चला रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग चला रहे हैं। जब आप ये एक सर्वे लेके चलते कि यहाँ रॉन्ग हो रहा है और हम हर कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, जो लोग बच्चों के मुस्तकबिल से खेलेंगे हम उन सबको टारगेट करेंगे। यहाँ पे तकलीफ है कि सौतेला व्यवहार है, यहाँ पे डर और खौफ होगा, मैं ये नहीं कहती, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ है कि आप एकतरफा कार्रवाई क्यों करते हो। आपने जैसे दत्ता साहब ने कहा बिल्कुल बहुत कि मैं बिल्कुल इस बात को फेवर करता हूं। अगर आप फेवर करते हैं तो फिर एहतजाज क्यों नहीं करते कि हाँ ये बोलिए, आइए, जैसे मैं बोल रही हूँ कि गलत हो रहा है, एकतरफा हो रहा है, एकतरफा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ बराबरी का दावा करते हैं तो बराबरी की नहीं, लेकिन मैम आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि मदरसास को अब मॉडर्नाइज करने की, उनके रिफॉर्म्स का वक्त आ गया है, इससे आप इत्तेफाक रखती हैं? यास्मीन फारूकी जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम मेरी आवाज बंद हो। अच्छा, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एसके दत्ता आपको जवाब देना चाह रहे हैं। एसके दत्ता, उसके बाद तौसीफ अहमद खान, जल्दी प्लीज। अदिति जी, सवाल यहाँ पे ये है कि एक तरफा टारगेट किया जा रहा है या फिर दिखाया जा रहा है कि एक तरफा टारगेट हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। आपको याद होगा जब लाउड स्पीकर का मामला आया था उस समय भी इस तरह का पूरे देश भर में एक तरह से वायरल रेंटिंग किया गया था कि ये तो मुसलमानों के विरोध में है और हमारे जो संस्कृति है, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन को दबाने की कोशिश की जा रही है। लाउड स्पीकर पे जब यूपी सरकार ने जब कदम उठाई थी, मंदिरों पे भी लागू था वो चीज, मस्जिदों पे भी लागू था और सब जगह पे लागू हुआ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वो मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो या फिर मस्जिद हो। यही चीज इस सर्वे को लेके भी है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो सब मदरसा जितने सारे वो सीबीएसई बोर्ड के साथ अगर एफिलिएटेड हो या फिर स्टेट बोर्ड के साथ अगर एफिलिएटेड हो तो चलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज पे। आप एफिलिएशन नहीं करोगे सीबीएसई बोर्ड के साथ, आप एफिलिएशन नहीं करोगे स्टेट बोर्ड के साथ, सिर्फ एक प्राइवेट संस्था के हिसाब से आप अपने मर्जी से जो भी तालीम चाहते हो वो ही आप चलाओगे और वो ही आप इंप्लीमेंट करोगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है। ठीक है, यास्मीन फारूकी मुस्कुरा रही है, जवाब ले लीजिए यास्मीन फारूकी। एक भी सरस्वती मंदिर सीबीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड के साथ एफिलिएटेड जवाब ले लीजिए। ये कह रहे हैं किसी बोर्ड के साथ एफिलिएशन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? एफिलिएशन करवा लो और गलत हरकतें करो तो मंजूर है आपको, आप उसको नॉर्म्स पे पूरे नहीं उतरो, ये मंजूर है आपको। मदरसा जो लोग खड़ा करते हैं वही लोग तो एफिलिएशन करेंगे। मेरा मुद्दा वो नहीं है, एफिलिएशन करने से कतराते क्यों हो? एफिलिएशन करने से प्रॉब्लम ये है कि आप मुद्दे पे रहते ही नहीं हो। मुद्दे पे रहते बात ही कुछ और थी, आप जवाब कुछ और दे रहे हो।
सीधा सवाल पूछ रहा हूं पर आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि मॉडर्नाइजेशन हो, आप चाहते नहीं हो कि सीबीएसई बोर्ड के साथ एफिलिएशन हो, आप चाहते नहीं हो कि स्टेट बोर्ड के साथ एफिलिएशन हो। ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से तो संस्थाएं खड़ा नहीं कर सकते हो ना। जब एक एनजीओ भी रजिस्टर्ड होती है वो गाइडलाइंस के हिसाब से रजिस्टर्ड होती है। जवाब ले लीजिए उनका। यास्मीन फारूकी की आवाज प्लीज राइट नाउ। दत्ता साहब, आप मेरी बात को अभी भी नहीं समझे हैं। आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि हम बच्चों के मुस्तकबिल से सब खेल रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम करके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, कहीं हम है ना हिजाब्स को लेकर बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। यहाँ मसला एजुकेशन का है। मैं मदरसों के लिए सिर्फ इसलिए फेवर करती हूँ दत्ता साहब, क्योंकि वो कुछ ऐसी जगहों पे भी हैं, गांवों में हैं, गरीब बच्चे हैं, स्कूल की फीसें आपको पता है, जो गवर्नमेंट से एडेड स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल कितनी भारी फीसें लेते हैं बच्चों से, जो बेचारे बिल्कुल नहीं दे पाते। कुछ तो पढ़ लिख जाते हैं ना मेरे भाई। या तो आप एक काम करिए, फ्री पढ़ाई कर दीजिए। उन सारी जगहों पे गवर्नमेंट स्कूल पूरे नॉर्म्स कर रहे हैं क्या आप? पूरी गवर्नमेंट आपके हर मोहल्ले में हर जगह डिस्पेंसरी और प्राइवेट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स हैं क्या? वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं क्या जहां बच्चे पढ़ने लगे? बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं ना आप, जो पिछड़े इलाके हैं वहां पे बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, तो एफिलिएट नहीं करते हैं सीबीएसई बोर्ड के साथ या फिर स्टेट बोर्ड के साथ एफिलिएशन करने में प्रॉब्लम कहां? इस पर जो सियासत हुई है उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर कोई इस सर्वे में अपना फायदा ढूंढ रहा है। थोड़ी देर पहले जमीरुल्लाह जी को आपने सुना था, वो कहते इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मिनी एनआरसी करार दिया था, सुनिए। सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का किला है। मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं, इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो तो सब बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद, आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। कहाँ इंटरनेशनल है? बताओ कहाँ इंटरनेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। ठीक है, जल्दी से अब एक कमेंट यहाँ पर लीजिए। तौसीफ अहमद खान, यहाँ पर 2 लाइन्स ऑफ आर्गुमेंट है। अगर इस पूरी बहस के कोर में देखें, एक तरफ तो ये कि टारगेट किया जा रहा है चुन चुन कर उन इंस्टीट्यूशंस को या फिर उन कस्टम्स को टारगेट किया जा रहा है जो कि माइनॉरिटी से जुड़ी हैं। दूसरी तरफ सवाल बार बार ये उठ रहा है कि अगर जांच होती है, अगर इन्वेस्टिगेशन होती है और कुछ भी गलत नहीं किया गया तो उसमें क्या गलत है। और दूसरी बात, जिनका एफिलिएशन नहीं है जिन इंस्टीट्यूशंस का, क्या उनका एफिलिएशन नहीं होना चाहिए फॉर अ बेटर एजुकेशन लेवल? बिल्कुल होना चाहिए एफिलिएशन। गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे मदरसे यूनिट, और वो करते भी हैं सारे कागजात के साथ। बहुत सारे ये पेंडिंग रह जाते हैं,
कुछ ना कुछ खामियों की वजह से, या गवर्नमेंट में जो फाइल मूव होता है गवर्नमेंट दफ्तर में बहुत स्लोली, तो उस हिसाब से पेंडिंग हो जाता है। ये तो प्रैक्टिकली बातें मैं आपको बता रहा हूँ कैसा होता है। नहीं, आपको लगता है ये बहस थोड़ा जल्दी शुरू हो गई? तौसीफ, आपको क्या लगता है ये बहस थोड़ी जल्दी शुरू हो गई? इस लिहाज से जल्दी शुरू हो गई कि यूपी सरकार द्वारा ये जो सर्वे कराया गया उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए बजाय इसके कि हर बात में हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दें? क्योंकि आप खुद भी उन डिबेट्स में आए हैं जहां पर ऐसे मौलाना और मौलवी आए जिन्होंने ये कहा कि सर्वे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, कोई उन्होंने बोला कि भाई, बल्कि नदवी साहब का था बयान पूरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि नहीं सर्वे होना चाहिए और अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है सर्वे में। लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा आप देखिए अदिति जी, गुजरात में प्रधानमंत्री गए, वहां पे पूरा अपोजिशन इस बात को लेकर के बवाल खड़ा किया हुआ है कि उन्होंने जो उनका जो फोटो दिया गया कि एक फेक क्लासरूम में बैठ करके उन्होंने अपना एक प्रमोशन किया, इस पे हमारा कोई बहस ही नहीं होता। आप बोले कि क्या यह हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं था कि गटर के गैस से जो है चूल्हा जला करके चाय टपरी बनाया जाए? ये कहाँ हम, मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ। गुमराह ऐसे किया जाता है। ना मैं बात कर रही हूँ मदरसे की, और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कह रहा है? ये मदनी साहब ने भी कहा था सर्वे ठीक हो रहा है और उसके बाद आप कंप्लीटली अलग ट्रैक पर चले जाते हैं। देश के करोड़ों लोगों यास्मीन फारूकी हो सकता है या बहाल हो सकता है। यास्मीन फारूकी, अभी एक ये रिएक्शन हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, जिन्हें स्कॉलर माना जाता है, उन्होंने जी न्यूज के साथ एक बहुत ही अहम जानकारी शेयर की थी, सुनिए जरा। रिफॉर्म्स की बात सर लंबे अरसे से की गई है, बहुत लंबे अरसे से, लेकिन उस रिफॉर्म को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, या जब मदरसों में रिफॉर्म की बात की जाती है तो अक्सर ये कहा जाने लगता है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर जो सियासत होने लगती है उस पर फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि आपने देवबंद को लिखा, आपने सवाल पूछे। आप ऐसा कीजिए, इसका बेहतर तरीका यह है कि खुद मुस्लिम देशों को देखिए जहां मुसलमानों की बहुत ज्यादा मेजोरिटी है और मुसलमान ही हुकूमतें चला रहे हैं, उनका वो अलाउ करेंगे इन किताबों को पढ़ाने के लिए मदरसों में? नहीं, वो तय करते हैं, सरकारें वहां की तय करती हैं कि मदरसों में, मदरसा क्या है, मदरसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है, वो सरकारें तय करती है। मैं आपको पाकिस्तान का बताता हूं, पाकिस्तान की आप इंटरनेट पे चले जाइए और पाकिस्तान की रिपोर्टर जरा देख लीजिए कितने वहां के एजुकेशनिस्ट ने क्या क्या लिखा है मदरसा एजुकेशन के बारे में। उन्होंने कहा है कि कैसे पूरे समाज में जो अस्थिरता है और जो हिंसा का वातावरण बन गया है, उन्होंने उसके लिए मदरसों को जिम्मेदार ठहराया। मेरे पास पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर स्कॉलर जावेद अहमद गामदी के इंटरव्यू का स्क्रिप्ट है मेरे पास, और ये YouTube पे अवेलेबल है, आप जाकर खुद देख लीजिए। वो ये कहते हैं कि आज जो टेररिज्म, दहशतगर्दी, आतंक आप देख रहे हैं, इसके लिए वो रिलीजियस थॉट, वो दीनी फिक्र, वो चिंतन जिम्मेदार है जो मदरसों में पढ़ाया जाता है और जो उनकी सियासी तहरीकों में, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, उसमें सिखाया जा रहा है। और उन्होंने 4 चीजें आइडेंटिफाई की हैं कि ये 4 चीजें हर मदरसे में पढ़ाई जाती हैं, वो इसको एडमिट करें पब्लिकली या ना करें। और उन 4 चीजों में पहली चीज ये है कि जहां कहीं भी, अब ये गौर करने की बात है, कुफ्र होगा, शिर्क होगा। कुफ्र का मतलब है, आप जानते ही कि हर किसी को, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को नहीं कहा जाता है काफिर, बल्कि खुद मुसलमानों में जो अलग अलग सेक्ट है वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इसकी सजा मौत है और ये सजा हमें लागू करने का हक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जावेद अहमद गामदी कह रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि दुनिया में, दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में जितने नॉन मुस्लिम हैं, जो मुसलमान नहीं है, वो इसलिए पैदा हुए हैं कि उनके ऊपर मुसलमान हुकूमत करें।
तो और आखिर में वो ये कहते हैं, 2 और बातें कहते हैं और आखिर में कहते हैं कि भाई ये मुमकिन ही नहीं है कि शांति कायम हो सके, अमन कायम हो सके जब तक ये तालीम बच्चों को दी जाती रहेगी। तो मदरसों पर ये जो बहस छिड़ी है उससे जुड़ा, उस तालीम से जुड़ा हुआ एक पहलू जो अभी आप केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब को बयां करते हुए सुन रहे थे।